हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में मैं रत्नाकर सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग फिजिक्स की एक श्रृंखला लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक तक लेके चल रहे थे, मापन एवं मात्रक। आज उसकी ये लास्ट श्रृंखला है। थोड़े बहुत जो बचे हुए थे आज मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपका ये पूर्णतः मापन एवं मात्रक वाला चैप्टर जो होगा वो दोस्त कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका हम लोग MCQ करवा देंगे आप लोग को। जो PYQ क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और उन क्वेश्चन के जवाब आप देंगे। उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन उसके होंगे वो सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। आइए दोस्त, इससे जो बचे हुए टॉपिक है आपके मेजरमेंट एंड यूनिट्स के, आइए उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा, कभी कभी जैसे कुछ पूछ लेता है एक नाटकल मील बराबर कितना होता है, या फिर एक फायदम बराबर कितना होता है, या जैसे आपसे पूछ लेगा कि एक बताइएगा एक फायदम बराबर कितना होगा, एक इंच बराबर कितना होता है, एक विस्वा बराबर कितना होता है, एक औस बराबर कितना होता है। तो उन्हीं सभी डाटा को हम क्या किए एक साथ लिख लिए हैं, जिससे समय कम लगे और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि एक इंच बराबर कितना होता है, तो एक इंच बराबर कितना होता है 2.52 सेंटीमीटर, मतलब 2.52 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, एक इंची बराबर होता है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए एक गज बराबर कितना होता है, एक गज बराबर में कितने फीट आते हैं, 3 फीट आते हैं। इसी गज को ध्यान दीजिएगा हम लोग यार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यार्ड भी कहते हैं। एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट होता है। और उसी 3 फीट को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.9144 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.9144 मीटर हो जाएगा। और वही अगर पूछा जाए एक फीट बराबर कितना इंच होता है, एक फीट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। एक फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। वही अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए एक मील बराबर कितना होता है, तो 1609 मीटर कितना होता है, 1609 मीटर, और लगभग आप कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 1.5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाता है, एक मील हो जाता है। और अगर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नाटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। कितना होता है, 1852 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एक इंच बराबर 2.52 सेंटीमीटर, एक गज बराबर कितना होगा, 3 फीट होगा, एक फीट बराबर कितना होगा, 12 इंची होगा, एक मील बराबर कितना होगा, 1609 मीटर होगा, एक नाटिकल मील बराबर कितना होगा, 1852 मीटर होगा। अगर एक फायदम बराबर पूछता है तो ध्यान देना, एक फायदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। एक फायदम बराबर क्या होता है, 6 फीट होता है। और अगर आपसे पूछा जैसे मीटर में बता दीजिए तो 1.829 मीटर होता है। कितना होता है, 1.829 मीटर। आप जानते हैं लगभग 12 12 36 36 और 39 इंच बराबर कितना हो जाता है, लगभग 1 मीटर के बराबर आ जाता है समथिंग। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका 3 फीट कुछ इंच बराबर होता है। तो एक फायदम बराबर कितना हो जाएगा, 6 फीट होता है। और उसको अगर मीटर में चेंज करेंगे 1.829 मीटर होता है। इसके बाद आप देखिए माप जोख में, अगर आपसे पूछा जाए एक विस्वा बराबर कितना होता है, तो एक विस्वा बराबर कितना होता है, 1350 वर्ग फीट। अब ध्यान देना है कि कहीं कहीं जो हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर लगभग 1.5 बीघे के बराबर होता है। और ये जो विस्वा होता है, बीघा होता है, वो हर एरिया में अलग अलग होता है। हर क्षेत्र का अपना माप अलग अलग होता है। तो ध्यान दीजिए बीघा, इसीलिए मैं बीघा वाला फैक्टर आपके सामने नहीं लिखा। तो एक विस्वा बराबर कितना हो जाता है, 1350 वर्ग मीटर होता फीट होता है। अगर पूछिए एक औस बराबर क्या होती है, तो एक औस बराबर 2800, मतलब 28.35 ग्राम क्या होता है, एक औस होता है। एक औस में कितना ग्राम आएगा, 28.35 ग्राम आता है। अब यह पेपर में ध्यान देना दोस्त, यह पेपर में पूछा गया है आपसे, इधर नाटिकल मील पूछा गया है, फायदा पूछा गया है, और उसके बाद क्या है, मील पूछा है। ये मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा बार बार पूछे गए। इसके अलावा एक पाउंड बराबर जो आप केक लेने जाते हैं तो कितना होता है, 0.453 ग्राम, मतलब कह सकते हैं कि 500 ग्राम से थोड़ा सा कम ही होता है। क्या होता है, एक पाउंड। एक पाउंड बराबर कितना होता है, 0.453 ग्राम होता है। अगर पूछा जाए एक पाउंड में कितने औस आते हैं, एक पाउंड में कितने औस आते हैं, तो एक पाउंड आप जानते हैं 28.35 है। इसमें देख लेंगे, भाग देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कितना होते हैं, 16 औस होते हैं। तो एक पाउंड बराबर कितने होते हैं, 16 औस होते हैं। एक किग्रा बराबर कितना पाउंड होता है, तो 2.205 पाउंड बराबर क्या होता है, एक किग्रा होता है। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन नीचे हमने इतने लिखे हुए हैं, ये क्या हुआ, इसको चेंज करके आपके यूपी पीसीएस एंड आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना मीटर बनेगा। तो ध्यान देना है, एक फीट बराबर कितना होता है, 0.35 मीटर होता है। अगर एक फीट बराबर अगर पूछता है तो 0.35 मीटर होता है।
अगर वही 1 सेंटीमीटर अगर पूछ लेता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंची होता है, 0.39 इंची होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.39 इंच होता है। और वही 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 10 पावर 6 मिलियन वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10 पावर 6 मिलियन वाट होता है। अब 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 पावर -4 सेंटीमीटर। अगर 1 माइक्रोन को सेंटीमीटर में पूछ लेगा तो 10 पावर -4 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। 1 इंच बराबर 2.52, 1 गज बराबर 3 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंची, 1 मील बराबर 1609 मीटर, 1 नाटकन बराबर 1852, 1 फायदम बराबर क्या होता है 6 फीट, 1 विश्वा बराबर 1350 वर्ग, 1 औंस बराबर कितना होता है 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर कितना होता है 0.53 ग्राम, 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है, 1 किग्रा बराबर 2.205 पाउंड होता है, 1 फीट बराबर कितना होता है 0.305 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 0.39 इंच होता है। तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 10 पावर 6 मिलियन वाट होता है। अब 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 पावर -4 सेंटीमीटर होता है। ये तो कुछ बचे हुए थे जो आपके इसमें थे फिजिक्स के मेजर एंड यूनिट में थे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और जो पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे एक आपके सामने आएगा बच्चे लैक्टो, एक शब्द आएगा लैक्टो। अब देखिएगा इस लैक्टो का मतलब क्या होता है, इस लैक्टो का मतलब होता है मिल्क। क्या होता है मिल्क, दूध। अब समझिएगा जहां भी अगर आपको लैक्टो मिला तो लैक्टो का मतलब क्या होता है दूध। लैक्टो मतलब क्या होता है दूध। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके प्रश्न में लिखा हो लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो ध्यान देना है, जिसे हम लोग क्या नापते हैं दूध की शुद्धता। क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता। अगर वहीं पर लिखा होगा लैक्टोबैसिलस, अगर लैक्टोबैसिलस लिखा है तो समझिएगा जो दही में पाई जाने वाली बैक्टीरिया होती है उनका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, तो जो दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है उसे क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो ध्यान देना है, और वो लैक्टोबैसिलस दही में पाए जाने वाला। अब यहीं पर अगर शब्द लिखा हो लैक्टो एसिड, तो लैक्टो एसिड क्या होता है, दही का खट्टापन। तो जो दही में खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, तो लैक्टो एसिड के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस से हम लोग दही में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और लैक्टोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता। पर हम लोग तो देसी आदमी हैं, दूध की शुद्धता नापने की सीधी बात है, अगर घर दूध अगर देसी है नहीं है, एक देसी जुगाड़ भी होता है। अगर प्योर दूध होगा तो आप लोग का जो नाखून होता है, नेल्स होता है ना, उसके ऊपर दूध रख लीजिएगा। अगर दूध टीका रहता है तो हम लोग पता करते हैं पानी नहीं मिला। अगर दूध वही पे रखने के बाद अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर अगर फैल गया, हम लोग कहते हैं कि इसमें पानी मिला है। ये देसी जुगाड़ का तरीका है। और हम लोग अब तो तकनीकी बढ़ रही है, इस पे लोग विश्वास कम करते हैं। और हम लोग चलिए क्वेश्चन में आपको यही आएगा, अंगुली वाला नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको समझना होगा। जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिएगा हाइड्रो लिखा है, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, आर्द्रता। अब इसी हाइड्रो के साथ क्या लिखूं मैं, हाइड्रोमीटर। समझ रहे हैं, अगर ये हाइड्रो का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। अब इसी साथ लगा दिया मीटर, तो कह सकते हैं नमी नापने वाले यंत्र को, इसको नमी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ध्यान देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, तो हाइड्रो मतलब क्या हो गया, आर्द्रता हो गया। अब इसी से क्या बन गया, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या हो गया, आर्द्रता नापने वाला यंत्र। तो आर्द्रता नापने वाला यंत्र क्या होगा, हाइड्रोमीटर। इसी तरीके से अगर आपको मैं बताऊं पायरो, पायरो मतलब क्या होता है, उच्च ताप। तो जो उच्च ताप होता है, पायरो मतलब होता है उच्च ताप। तो इसी के साथ अगर हमने लगा दिया क्या, पायरोमीटर। पायरोमीटर, तो पायरोमीटर क्या करता है, उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। क्या हो गया, अगर पायरो के साथ क्या लगा दिया मीटर, यही क्या हो गया, उच्च ताप। उच्च ताप को मापने वाला क्या हो गया,
यंत्र हो गया। बात समझ रहे हैं? तो पायरो का मतलब होता है उच्च ताप, तो उच्च ताप इसके नापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे? पायरोमीटर कहेंगे। सूर्य का जो टेम्परेचर नापा जाता है तो किससे नापा जाता है? पायरोमीटर से नापा जाता है। तो पायरो मतलब होता है उच्च ताप, और मीटर लगा दिए, मीटर तो भाई एक यंत्र है, तो दोनों से जोड़ के बना दिया हमने क्या? पायरोमीटर। ऐसे ही ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, एक होता है फाइटा। फाइटा, फाइटा का मतलब क्या होता है? ध्यान देना है, पादप। क्या होता है? पादप। फाइटा मतलब क्या होता है? कोई ना कोई पादप। तो जैसे और एक शब्द और है जिसका नाम है जीरो। जीरो का मतलब होता है रेगिस्तान। जीरो मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। अब ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए जीरो फाइटा किसे कहते हैं? जीरो फाइटा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जीरो फाइटा किसे कहते हैं? फाइटा मतलब होता है पादप, जीरो मतलब होता है रेगिस्तान। तो समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो फाइटा। समझ रहे? फाइटा मतलब हो गया पादप, जीरो मतलब हो गया रेगिस्तान। तो जीरो फाइटा, जीरो फाइटा से क्या होगा? रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। ऐसे आप समझते हैं लिथ। लिथ का मतलब क्या होता है? चट्टान। लिथ का मतलब क्या होता है? चट्टान। अब यही से अगर बन गया लिथो फाइटा, क्या बन गया? लिथोफाइटा। तो कह सकते हैं ना, चट्टानों पे उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोफाइटा। जिस तरीके से जीरो फाइटा होता है रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को, ऐसे लिथो का मतलब हो गया क्या? लिथ से हो गया चट्टान, और फाइटा मतलब हो गया पौधा। तो लिथोफाइटा, तो लिथोफाइटा से क्या हो गया? चट्टान पे उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान देना है, उसे हम लोग लिथोफाइटा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइटा कहते हैं। तो ऐसे ही आपके कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएंगे दोस्त, इसको भी क्या करेंगे आप लोग याद कर लेंगे। तो हाइड्रोफाइटा से ध्यान देना, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? तो ध्यान देना उच्च ताप नापते हैं। जीरो फाइटा से क्या नापते हैं? तो ध्यान देना जीरो फाइटा से क्या नापते हैं? तो ध्यान देना जीरो फाइटा से हमको ये पता चलता है कि जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम लोग जीरो फाइटा कहते हैं, और चट्टानों में उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोफाइटा। अब ध्यान देना लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता। लैक्टोबिसिलस से क्या नापते हैं? दही। लैक्टो एसिड कैसे पाया जाता है? दूध के अंदर जो खट्टापन होता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार क्या होती है? बैक्टीरिया होती है। अब इसके अलावा ध्यान देना है, अब आपको जानते हैं जैसे थर्मामीटर हो गया, तो थर्मामीटर से अब क्या नापा जाता है भाई? अगर आपसे मैं पूछूं थर्मामीटर, अब जानते हैं थर्मामीटर से क्या नापा जाता है भैया? बुखार। आपको बुखार कितना है कितना नहीं है। अच्छा यहाँ से याद रखना, बुखार से जब भी अगर बुखार ज्यादा रहेगा, जब भी बुखार ज्यादा रहेगा कभी भी दवा मत खाइएगा, क्योंकि अगर जैसे ही दवा खाते हैं तो हमारा भी, आपको आगे चल के बायोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के कुल 5 भाग होते हैं, जिसको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, अगर दवा आप खाते हैं तो उससे क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है ना, ये शरीर के अंदर का तापमान बढ़ा देता है, तो इससे कहते हैं बुखार कहाँ चढ़ जाता है? दिमाग पे। तो ध्यान देना, उससे ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति बन सकती है। जब भी बुखार तेज रहे तो दवा नहीं खाना चाहिए, बल्कि उससे जितना भी हो सकता है बर्फ से सेकाई करें। बर्फ से सेकाई करने से एक फायदा ये हो जाएगा कि जब आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा तब दवा खाएंगे तो वह काम करेगा, क्योंकि जैसे दवा खाते हैं तो न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है, और न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाने के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? तो शरीर का तापमान बढ़ने से अगर यह तापमान अगर हमारे हेड में दिमाग पर अगर चढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है? जो हमारी यहाँ की नसें होती है बहुत ही कमजोर होती हैं, और फट जाएगा, और जैसे फट जाएगा तो समझिए ब्रेन हेमरेज की स्थिति बन जाती है, फिर आदमी का बचना मुश्किल होता है। तो याद रखेंगे दोस्त, तो ध्यान देना थर्मामीटर किसका नापा जाता है? बुखार में। अच्छा एक बात याद करिएगा, इसी थर्मामीटर में एक तत्व मिलाया जाता है, उस तत्व का क्या नाम है? कोई क्या है? तो ध्यान देना है, इस तत्व का क्या नाम है? पारा। क्या नाम है? पारा। जिससे हम लोग ध्यान देना है Hg का, क्या कहते हैं? Hg। Hg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ध्यान देना, Hg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। तो पारा को क्यों मिलाया जाता है? कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है, क्योंकि सभी धातुएं समानता कैसी होती है? ठोस होती है। सभी धातुएं कैसी होती है? समानता ठोस होती हैं। पर पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के समान तापमान पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए थर्मामीटर में किस प्रकार तत्व का उपयोग करते हैं? पारा का। अब ध्यान देना है, यही Hg अगर जल के साथ रिएक्शन कर ले, अगर किसके साथ रिएक्शन कर ले? जल के साथ अगर क्रिया करके आपके शरीर में, अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है, उससे एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं छोटी माता।
तो जो छोटी माता रोग होता है वो अगर उससे पूछा जाए किससे होता है, किस तत्व के कारण होता है, तो आप याद कर सकते हैं वो पारा के कारण होता है। जब यही पारा जल के साथ क्रिया कर लेता है तो हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो छोटे छोटे फफूंदे बन जाते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं छोटी माता। और इसे छोटी माता को हम लोग जापानी रोग के नाम से जानते हैं क्योंकि यह रोग की उत्पत्ति जो हुई थी कहाँ से हुई थी, जापान से हुई थी। हमको लगता है आपको बात ये समझ में आ चुका होगा। इसको आप लोग देखिएगा सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स अपना बना लीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा है, फिर आप समझेंगे तो आप आराम से आसानी से चाहेंगे तो लिख लेंगे। बाकी आपको हमारे हैंड राइटिंग का नोट्स आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है टारगेट गुरुकुल उस पर मिल जाएगा, आप उसे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपकी क्लास के अपडेट्स जो नोट्स होंगे जो भी कंटेंट होगा आपको वहाँ प्रोवाइड होता रहेगा, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा जो भी एग्जाम आने वाले होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कुछ पॉइंट और समझ लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं जितने भी होंगे जिससे आपसे कहा जाए कि न्यूटन को किसमें नापा, ध्यान देना है अगर बल को किसमें नापा जाता है भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बल को, तो ध्यान देना है अगर बल को कहा जाए तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल को किसमें नापते हैं, न्यूटन में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, एक न्यूटन बराबर ध्यान देना है 5 डाइन होता है। कितना होता है, तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है, डाइन होता है। डाइन जो होता है वो ध्यान देना सीजीएस मात्रक होता है, किसका, बल का। और ये सीजीएस मात्रक होता है और ये ध्यान देना है एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट कौन होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। एक न्यूटन बराबर पूछा जाए कितना होता है तो ध्यान देना 5 डाइन होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध को किसमें नापते हैं, प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध को और ध्यान देना किसमें नापते हैं, ओम में। किसमें नापते हैं, ओम में। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा को किसमें नापते हैं, विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा को किसमें नापते हैं, एम्पियर में। किसमें नापते हैं, एम्पियर। इसके अलावा अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आपसे कहूं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को किसमें नापते हैं, तो ध्यान देना है इसको किसमें नापते हैं, रो में। रो इस तरीके से बना होता है, तो ध्यान देना है प्रतिरोधकता को किसमें नापते हैं, रो में नापते हैं। इसी तरीके से अगर शक्ति को पूछा किसमें नापा जाता है, शक्ति, तो शक्ति को ध्यान देना किसमें नापा जाता है, वाट को। अब ध्यान देना है यहाँ शक्ति का मतलब क्या है, पावर वाला। आप डांस इंडिया के शक्ति मत देखने लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। डांस इंडिया में भी एक शक्ति काफी फेमस है, और यहाँ पे ये पावर वाली बात हो रही है, फिजिक्स वाली बात हो रही है। तो फिजिक्स किसमें नापा, शक्ति जो होता है किसमें नापा जाता है, वाट में नापा जाता है, याद रखेंगे। कार्य को किसमें नापा जाता है, कार्य को किसमें नापा जाता है, कार्य को किसमें नापा जाता है, जूल में नापा जाता है। तो ऐसे जो और सारे महत्वपूर्ण मात्रक होंगे उनको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे मेजरमेंट एंड यूनिट से, मैंने पूर्णतः उसे कंप्लीट कराने का प्रयास किया है, और लगभग आप देखेंगे कि जितने भी फिजिक्स क्वेश्चन आए होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, आपके मेजरमेंट एंड यूनिट का लास्ट क्लास था। इसमें इस तरीके से हमने पूरी क्लास को क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ जो बचे हुए थे मैंने यहाँ बता दिया है। इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ बता दिया है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके मेजरमेंट एंड यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। आप बाकायदे से नोट्स बनाइएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो लेके आऊंगा, लाइट लेके आऊंगा, प्रकाश चैप्टर, क्योंकि प्रकाश से वहाँ पर रेलवे में भी क्वेश्चन मिलते हैं, जो एकेडमी वाले बालक है वहाँ भी उनका भी कंप्लीट हो सकता है। रेलवे में लेट, लाइट, लेंस और मिरर से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं उस टॉपिक में, क्योंकि जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं फिजिक्स के, पहले उन टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, और फिर बाकी जहां से क्वेश्चन कम बनते हैं फिर उन्हें कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। तो आपको सारी क्लास यही यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, तो जैसा भी होगा, आप क्लास कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से इसे थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, और जितने भी हो सकते हैं आपके भाई बंधु हों उनको शेयर करें। और ये आप गुरुकुल आपका परिवार है, इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, और फिर मिलते हैं। जय हिंद।